Hi guys, welcome to this session, and it's a level 2 session in which we will go ahead, we will cover this editorial page, we will we will discuss all the headlines, and we will read also discuss for the first paragraph of all these articles. If time permits, we will go ahead and we will discuss the business page. Okay, and this session is going to be utterly beneficial for the students who are preparing for various competitive exams like SSC or IBPS or SBI exams. So on this note, let me go ahead and let me start this first headline. Air pollution can intensify COVID-19. Now guys, those of you who have just started this session, just look at this word intensify. I know you are aware of this word intensity, okay? टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इसी चीज़ को हम इंटेंसीफाई लिखते हैं. सो इंटेंसिटी इज अ नाउन, ओके, एंड इंटेंसीफाई टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब एंड दिस इज इंटेंसीफाई. What this sentence is trying to say is air pollution can increase कोविड-19. एयर पोल्यूशन से कोविड-19 और गंभीर हो सकता है और बढ़ सकता है और ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे तात्पर्य निकल रहा है. नाउ लेट अस मूव अहेड टू दिस लाइन. इंडिया विल नाउ विटनेस हायर पॉल्यूशन. इंडिया अब हायर पॉल्यूशन विटनेस करेगा. इसका मतलब कि इंडिया में हायर पॉल्यूशन अब होगा. जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स में जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाता है. ओके, स्मॉग का कंडीशन देखा है ना, स्मोक प्लस फॉग, तो ये ज़्यादा हो जाता है. इसी को बोला इंडिया विल नाउ विटनेस हायर पोल्यूशन, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है. देयर आर एडिशनल डेंजर्स दिस ईयर. इस साल और एडिशनल खतरा है, ज़्यादा खतरा है. एक्ट सून, जल्दी काम करो. Now let us move ahead. Let us discuss the first paragraph. As India faces a steep rise in COVID-19 cases, as India faces a steep rise, कैसा राइज? स्टीप राइज. अब देखो, ये एक ही चढ़ाई देख रहे हो आप लोग, ये इतनी खड़ी चढ़ाई है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टीप. अगर ये ऐसा स्लोप हो जाए तो इसको बोलेंगे जेंटल, ठीक है ना. तो कोविड-19 का केसेज अगर ग्राफ में बढ़ रहा है और एक ग्राफ ऐसे हो गया और दूसरा ऐसे हो रहा है, तो किस में तेज़ी से बढ़ रहा है? देखो, इसमें तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है ना. तो स्टीप राइज का मतलब बहुत खड़ा राइज, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए स्टीप राइज लिखा गया है. एज इंडिया फेसेस अ स्टीप राइज इन कोविड-19 केसेस, इट इज़ क्रिटिकल टू एम्प्लॉय ऑल रीजनेबल स्ट्रेटजीज to decrease transmission and to lower the number of severe infections. बोल रहा है अब जब इंडिया एक स्टीप राइज फेस कर रहा है कोविड-19 केसेस में, इट इज़ क्रिटिकल मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्प्लॉय ऑल रीजनेबल स्ट्रेटजीज, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़. एम्प्लॉय कर रहे हो मतलब उसको यूज़ कर रहे हो. और किस चीज़ को यूज़ करने की बात कर रहा है? जितने भी जो रीजनेबल प्लान्स हैं आपके, रीजनेबल स्ट्रेटजीज हैं, रीजनेबल स्टेप्स हैं, उनको किस चीज़ के लिए? टू डिक्रीज ट्रांसमिशन एंड टू लोअर द नंबर ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस विच बर्डन द हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है ना, कि सारे रीजनेबल स्ट्रेटजीज़ को आप एम्प्लॉय कीजिए. किस चीज़ के लिए? ट्रांसमिशन को डिक्रीज़ करने के लिए, और जो नंबर ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस है, गंभीर इन्फेक्शंस है, उनको भी लोअर करने के लिए. और ये सीवियर इन्फेक्शंस के बारे में क्या लिखा है? जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को बर्डन कर देते हैं. जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा बोझ पड़ेगा, बर्डन होगा किस पे? हेल्थ केयर सिस्टम पे, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स पे. ओके, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन इज़ वन सच स्ट्रैटेजी. ऐसा ही एक स्ट्रैटेजी क्या है? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना. दैट मे बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया दैन एनी अदर कंट्री ग्लोबली. जो इंडिया के लिए इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है जितना कि और अदर कंट्री के लिए इस पूरे वैश्विक रूप में, ठीक है ना. सो फार द स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर व्हेन एयर पोल्यूशन इज़ रिलेटिवली माइल्ड. कहता है सो फार मतलब अभी तक जो पैंडेमिक का स्प्रेड हुआ है वो कहाँ कहाँ आकर हुआ है?
हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर, वो स्प्रिंग और समर में हुआ है जब एयर पॉल्यूशन रिलेटिवली हल्का फुल्का होता है, माइल्ड होता है, ठंड से कम होता है। बट द इंटरैक्शन ऑफ हाई विंटर पॉल्यूशन लेवल्स विद कोविड-19 इन्फेक्शंस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कहता है लेकिन इंटरैक्शन, मिलाप, समझ गया ना, किस चीज़ का इंटरैक्शन, हाई विंटर पॉल्यूशन का और कोविड-19 इन्फेक्शंस का, इन दोनों का जब इंटरैक्शन होगा, इन दोनों की जब बातचीत होगी, इन दोनों का जब मिलाप होगा तो इसका सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकता है, इसके सीरियस नतीजे हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल which was related to air pollution and its effect on COVID-19 infections. Now let us look at this headline which is related to China, और क्या लिखा है, The breakdown with China. The breakdown with China मतलब the breakdown of relations with China. Okay? India must hope for accommodation even as it prepares for confrontation. ठीक है ना, देखो दो वर्ड आ गया, एक अकोमोडेशन और दूसरा क्या आ गया, कन्फ्रंटेशन। कहता है इंडिया को अकोमोडेशन के लिए उम्मीद करना चाहिए, और अकोमोडेशन मैंने आपको बताया है ना, रहने की व्यवस्था को भी हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है ना, और किसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए भी अकोमोडेट करना हम लोग कहते हैं। जैसे कि एक सीट पे आप 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोगों की जगह है और 2 लोग बैठे हुए हैं, तीसरा आ गया, तो उसको आप क्या करते हैं वहाँ पे, उसको आप अकोमोडेट करते हैं, ठीक है ना। जब किसी के विचारों के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अकोमोडेट करते हैं, अपने कुछ विचार को उसके पास भेजते हैं, वो अकोमोडेट कर लेता है, उसका कुछ विचार हम अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बीच बचाव का चीज़, नेगोशिएट करना, बीच का राह निकालना, इसको हम लोग अकोमोडेट करना भी कहते हैं। इवन एज इट प्रिपेयर्स फॉर कन्फ्रंटेशन, कि अगर इंडिया कन्फ्रंटेशन के लिए तैयारी कर रहा है फिर भी इसको उम्मीद करना चाहिए अकोमोडेशन का। मतलब विवाद का तैयारी कर रहे हो, युद्ध का तैयारी कर रहे हो, झड़प की तैयारी कर रहे हो, फिर भी अकोमोडेशन की उम्मीद करो, कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ऑन मंडे नाइट इंडिया रेपेल्ड, लुक एट दिस वर्ड, इंडिया रेपेल्ड येट अगेन, फिर से a possible attempt by Chinese People's Liberation Army to intrude into Indian territory across the line of control। देखो कितने सारे idioms, कितने सारे prepositions यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहले पहला वर्ड देख लीजिए आप, repel, और मैंने आपको बताया है कि repel करने का मतलब धकेल देना, ठीक है ना। मैग्नेट्स में देखा है ना आपने, जब सेम पोल्स कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक तो वो रिपेल हो गया, और ये जो ओडोमॉस और बाकी क्रीम आते हैं जिस मॉस्किटो को हम लोग हटाते हैं, मॉस्किटो को भगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट। क्या, REPELLANT, रेपेलेंट, मतलब जो मॉस्किटो को भगाने वाला है, रिपेल करने वाला है। ऑन मंडे नाइट इंडिया रिपेल्ड, इंडिया ने धकेल दिया, इंडिया ने विफल कर दिया। येट अगेन, फिर से, a possible attempt by China's People's Liberation Army to intrude, देख रहे हो ना, टू इंट्रूड इनटू, ये प्रीपोजिशन पे ध्यान देना, इनटू इंडियन टेरिटरी अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो इंट्रूड इन इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं रखा, इनटू क्यों लिखा, इनटू और ऑन टू, ठीक है ना। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मूवमेंट एसोसिएटेड हो। क्या, मूवमेंट, जैसे द टाइगर जंप्ड ऑन द गोट नहीं लिखेंगे, द टाइगर जंप्ड ऑन टू द गोट, मतलब मूव करते हुए आया, दौड़ते हुए आया, और गोट भी शायद भाग रहा था, उसके ऊपर जंप कर गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ इनटू लिखा है, क्योंकि वो मूवमेंट करते हुए आए और इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश, तो जब घुस रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है। This comes a week after India successfully resisted such attempts and held on to strategic positions on southern banks of the Pangong Tso। कहता है ये कब हुआ, कब होने को क्या लिखा है, this comes a week after India successfully resisted such attempts, मतलब इंडिया ने सक्सेसफुली ऐसे अटेम्प्ट्स को रजिस्ट किया, उसके एक हफ्ते बाद आता है, और इंडिया ने सिर्फ सक्सेसफुली अपने सच अटेम्प्ट्स को रोका नहीं, मतलब देखो फिर से मैं इस लाइन को समझा देता हूं कि इंडिया ने जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया सच अटेम्प्ट्स एक हफ्ता पहले, और अपना जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे, उसको होल्ड ऑन करते रहा, उसके एक हफ्ते के बाद ये अटैक हुआ है, मतलब ये स्टेप
आया है। द एस्केलेशन इन टेंशंस The escalation in tensions in eastern Ladakh is not surprising. With both armies mobilized in large numbers, दोनों ही आर्मीज ने large numbers में इसको आर्मी को क्या किया है, मोबिलाइज किया है, मतलब वहाँ पे भेजा है। मोबिलाइज किया है मतलब एक्शन में ले आया है, समझ रहे हो आप? मोबाइल कर दिया है। पहले जो जहाँ थे वहीं बैठे हुए थे, अब सब जो ट्रुप्स हैं वो मोबिलाइज्ड हो गए हैं। दिल्ली से भी ट्रुप्स भेजे जा रहे हैं लद्दाख में। तो दोनों आर्मी ने लार्ज नंबर ऑफ ट्रुप्स को मोबिलाइज किया है एंड स्टेयरिंग एट ईच अदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी देख लो, आप ये वर्ड देख लो आज, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीकियाँ। तो दोनों आर्मीज एक दूसरे को घूर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, स्टेयर एट ईच अदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इतने नज़दीक आ गए हैं कि अब वो एक दूसरे को घूर कर देख सकते हैं। तो जब ऐसा चीज हो रहा है तो क्या लिखा है, इट इज नेचुरल, इट इज बट नेचुरल दैट स्कर्मिशेस विल हैपन। इट इज बट नेचुरल है, इट इज बट नेचुरल का मतलब समझो। इट इज बट नेचुरल का मतलब कि यह एकदम नेचुरल है। इट इज बट नेचुरल का मतलब यह एकदम नेचुरल है। दुनिया में सारा कुछ, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ नेचुरल है ये, ठीक है ना। तो इट इज बट नेचुरल का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही नेचुरल है, ठीक है ना। ये बहुत स्वाभाविक है ऐसे कंडीशंस में कि स्कर्मिशेस विल हैपन। लुक एट दिस वर्ड स्कर्मिशेस। स्कर्मिश इसका मतलब झड़प, क्लैश, ओके। तो कहता है जब ऐसी परिस्थितियां हैं कि ज़्यादा नंबर में ट्रुप्स मोबिलाइज हुए हैं और वो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि एक दूसरे को घूर कर देख रहे हैं, तो इट इज़ बट नेचुरल मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता है नेचुरल के सिवा, मतलब कि यह बहुत ही स्वाभाविक है, यह एकदम स्वाभाविक है कि एक्सकर्मिसेस जो होंगे वो होंगे। स्पेशली व्हेन वन आर्मी PLA वांट्स टू चेंज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड फोर्स इंडिया टू एक्सेप्ट अ न्यू रियलिटी। खास करके तब जब एक आदमी जो PLA है वो ग्राउंड पे फैक्ट्स को चेंज करना चाहती है, मतलब बॉर्डर को चेंज करना चाहती है एंड इंडिया को फोर्स करना चाहती है एक न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, जो हम कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे। It is natural because over the past fortnight there has been a sharp uptick in rhetoric on both sides. ठीक है ना, यह नेचुरल, इट इज ऑल्सो नेचुरल। यह एक तो ऊपर में हमने देख लिया कि यह स्वाभाविक है, और कहता है यह भी स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 15 दिनों में एक शार्प अपटिक हुआ है इन रेटोरिक ऑन बोथ साइड्स। अब रेटोरिक मतलब हम आपको बताए थे कि आप जो अपना स्पीच देते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से एक माहौल बनाते हैं पूरे बातचीत का, उसी को हम लोग रेटोरिक कहते हैं। तो अब दोनों तरफ से जो रेटोरिक है, मतलब ये जो हम देख लेंगे, हम दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये जो पूरा रेटोरिक है, ये दोनों साइड ने क्या देखा है, शार्प अपटिक, मतलब दोनों साइड अब थोड़ा रेटोरिक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइज दिस वाज द सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी शो यू दिस थिंग विच आवर प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू टेल। क्या हो गया, हजाम नहीं मिल रहा है क्या मोदी जी को? हाँ, दाढ़ी पूरा स्टाइलिश बढ़ाए जा रहे हैं। इंडियाज़ लोकल प्रोडक्ट्स आर गोइंग ग्लोबल। इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अब ग्लोबल बन रहे हैं। इंडियाज़ वॉइस इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर ग्लोबल। इंडिया की आवाज़ भी अब ज़्यादा ग्लोबल हो रही है। द वर्ल्ड लिसन्स टू इंडिया मोर इंटेंटली। व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज दिस वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस वर्ड विच इज़ इंटेंट। और मैंने आपको बताया था इंटेंट का मतलब इरादा, ठीक है ना। सो नथिंग मैटर्स, ओनली योर इंटेंट मैटर्स। इरादा कैसा था तुम्हारा, और इंटेंटली अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कर रहे हैं, पूरे इरादे के साथ, पूरे मन के साथ कर रहे हैं, ओके। तो इंडिया, द वर्ल्ड जो है अब इंडिया को कैसे लिसन करती है, मोर इंटेंटली। नाउ लेट मी रीड दिस लाइन फॉर यू। अभी देखो, शिंजो एबे रीडिफाइंड इंडिया जापान टाइज। इंडिया और जापान टाइज में नई
नए जान लाए होंगे, उसको पूरा परिभाषित किए होंगे। और शिंजो एबे आप जानते हो कि अब उन्होंने जापान का प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दिया है अपने हेल्थ की वजह से, और जापान में बहुत जल्दी एक नया प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। लेट अस सी कि उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया और जापान के टाइज पे। फ्रॉम कैप्चरिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इमेजिनेशन with his confluence of the two seas speech in Indian Parliament to articulating the India-Japan Indo-Pacific Vision 225, the Shinzo Abe era is defined by high-powered diplomacy that delivered. देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। मैं आपको ये पैराग्राफ वैसे पढ़ के दिखाता हूँ जैसे कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। कहता है कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इमेजिनेशन को कैप्चर करने से लेकर करने, और किस चीज़ के साथ उन्होंने कैसे कैप्चर किया, विथ हिज कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज स्पीच इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में इन्होंने एक स्पीच दिया जिसका टाइटल था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, द अरेबियन सी और द इंडियन ओशन और जो भी, या और पैसिफिक ओशन। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, कॉन्फ्लुएंस का मतलब दो चीज़ों का मिलाव, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ्लुएंस, मिलाव, मिलाप। टू आर्टिकुलेटिंग द इंडिया जापान इंडो पैसिफिक विजन टू, तो बोलो देखो क्या कह रहा है, ये स्पीच से लेकर यह काम करने में, आर्टिकुलेट करने में इंडिया जापान और इंडिया पैसिफिक विजन 225, ठीक है ना। द शिंजो एबे एरा इज डिफाइंड बाय हाई पावर्ड डिप्लोमेसी दैट डिलीवर्ड। शिंजो एबे का युग कैसा था, हाई पावर्ड डिप्लोमेसी का था, जिसने डिलीवर भी किया, जिसने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, चलो आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इनको देख लो, अमिताभ कांत, CEO नीति आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म पता है ना आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना मतलब इंडिया को बदलना अच्छे के लिए। व्हाट विल ड्राइव इंडियाज नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बोलता है कि इंडिया का जो अगला इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसको कौन सा चीज़ ड्राइव करेगा, मतलब उसमें कौन सा ऐसा चीज़ रहेगा जिससे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। ओके, विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स बीइंग रीफोर्ज्ड, आपको मैंने ये वर्ड बताया है, फोर्ज, किसी भी चीज़ को गढ़ना, ठीक है ना। तो जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीफोर्ज हो रहे हैं, जो पहले से ग्लोबल सप्लाई चेन्स थे वो टूट रहे हैं और नए रीफोर्ज हो रहे हैं, मतलब नए बन रहे हैं। इंडिया मस्ट पोजिशन इटसेल्फ, इंडिया को अपने आप को पोजिशन करना चाहिए, किस रूप में, एज ए वाइटल लिंक इन दिस न्यू ऑर्डर। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, नए सप्लाई चेन्स जो रीफोर्ज हो रहे हैं, इसमें इंडिया को अपने आप को पोजीशन करना चाहिए एक वाइटल लिंक के रूप में, ठीक है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट लिंक के रूप में। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं, आर एनकरेजिंग कंट्रीज टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना। पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को क्या कह रहे हैं, अपने की मैन्युफैक्चरिंग को बाहर निकालो चाइना से। अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक चैंपियंस इज द नीड ऑफ द आवर। अभी वक्त की मांग क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, देखो, अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, हम लोग एक्सपोर्ट, बाहर अपना माल भेज सके, बाहर अपने गुड्स को भेज सकें, इसके तरफ हम लोग को ओरिएंट करना चाहिए, इसके तरफ अपना झुकाव देना चाहिए। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऐसा करना चाहिए कि कॉस्ट में कंपटीशन हम दे सकें। अब चाइना हमारे यहाँ अपना सामान क्यों बेच लेता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक लाइट आप इंडिया का खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये पड़ेगा, तो आप चाइना का खरीद रहे हैं तो आपको 35 रुपये ही पड़ रहा है, या 50 रुपये ही पड़ रहा है। तो ऐसा हम लोगों को भी बनाना होगा, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। अगर वो 35 में दे रहा है तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाए कि 25 में ही दे दें। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक चैंपियंस, और अपने यहाँ डोमेस्टिक चैंपियंस प्रोड्यूस करो जो इन चीज़ों में, डोमेस्टिक चैंपियंस प्रोड्यूस करो मतलब अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करो, इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये समय की मांग है। एंड
एन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को इंग्लिश में क्या लिखा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बिना, बाहर माल जितना हम बेचते हैं उसको बढ़ाए बिना आत्मनिर्भर भारत तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। और एक्सपोर्ट्स किस लिए बढ़ाना है, टू सर्व ग्लोबल मार्केट्स, पूरी दुनिया को मार्केट्स को हम सर्व करें, इसलिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जरा देखना एक चीज़ मैंने जो आपको पढ़ाया है वो कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर ग्लोबल ओरिएंटेशन इज इम्पेरेटिव, इसलिए ग्लोबल ओरिएंटेशन, दुनिया की तरफ झुकाव, ये इम्पेरेटिव है, रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ। एट द सेम टाइम, टाइम के साथ हमेशा एट द सेम टाइम इंडिया इंपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट आर अवेलेबल इन अबंडेंस विद इन इंडिया इटसेल्फ। बोलता है एट द सेम टाइम, मतलब एक चीज़ तो इन्होंने बता दिया कि हम लोगों को एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए और ग्लोबल मार्केट की तरफ ओरिएंट होना चाहिए, उसी समय इंडिया इंपोर्ट भी करता है बहुत बड़े नंबर ऑफ कमोडिटीज़, मतलब ऐसे चीज़ जिनका यूज़ किया जाता है, जो कि अवेलेबल है अबंडेंस में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इंडिया में ही, इंडिया इटसेल्फ। टेक कोल फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टेक कोल फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हैविंग सम ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के पास कोल के लार्जेस्ट रिजर्व्स होने के बावजूद इंडिया स्टिल इंपोर्टेड कोल, इंडिया फिर भी देखो, इंडिया स्टिल इंपोर्टेड कोल वर्थ 1.7 लाख करोड़ इन 2018, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल होने के बावजूद भी, ठीक है ना, इंडिया स्टिल इंपोर्टेड, फिर भी स्टिल का मतलब फिर भी इंपोर्टेड कोल वर्थ रुपीज 1.7 लाख करोड़। नाउ विथ कमर्शियल कोल माइनिंग अ रियलिटी, अब जबकि कमर्शियल कोल माइनिंग एक रियलिटी हो गया है, वी शुड सी स्टेडी रिडक्शंस इन आवर इंपोर्ट बिल्स। पहले हम लोग कमर्शियल कोल माइनिंग हम लोग नहीं शुरू किए थे, अब वो शुरू कर दिए हैं, अब वो एक रियलिटी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर से जो हमारा कोल का इंपोर्ट हो रहा था वो धीरे धीरे घटेगा, तो उसी को क्या लिखा है, वी शुड सी स्टेडी मतलब लगातार धीरे धीरे रिडक्शंस इन आवर इंपोर्ट बिल्स, हमारा जो इंपोर्ट का बिल आ रहा है उसमें अब धीरे धीरे रिडक्शन होगा। डिफेंस इज अनदर एरिया वेयर इंडिया हैज़ बीन अ लार्ज इंपोर्टर, डिफेंस एक अनदर एरिया है जहां इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर रह चुका है, और आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस में इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा खरीदते हैं हम लोग। अ ग्रेजुअल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ 101 आइटम्स वर्थ 3.5 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड and a bold move of increasing FDI limits from 49% to 74% also announced। देखना जरा इसको समझना, A gradual import substitution, ग्रेजुअल धीरे धीरे, किस चीज़ में सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। और आपने देखा है ना, सब्सटीट्यूट क्या करता है, किसी दूसरे के जगह पर आता है, सब्सटीट्यूट फिल्डर। तो अभी जो 101 आइटम जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ग्रेजुअली हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इंडिया के प्रोडक्ट से, ठीक है ना, यही बात हो रही है। और ये जो एक 101 आइटम्स आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, इसका वैल्यू कितना है, 3.5 लाख करोड़। और इस सब्सटीट्यूशन को हम कितने टाइम में अंजाम देंगे, ओवर द नेक्स्ट 5 years हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, ये ऑलरेडी अनाउंस किया गया है कि अगले 5 साल में 101 आइटम्स को हम ग्रेजुअली सब्सटीट्यूट कर देंगे। और एक बोल्ड मूव भी लिया गया है, बोल्ड एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग FDI लिमिट्स फ्रॉम 49% टू 74%। अब डिफेंस का कोई काम यहाँ पे हो रहा है, मान लो कोई फैक्ट्री बनी जिसने फाइटर प्लेन बनाना है या कोई भी फैक्ट्री, तो पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का कोई आदमी डिफेंस का हमारा कोई भी कंपनी रहेगा उसमें 49% ही इन्वेस्ट कर सकती है। अभी क्या बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप आइए हमारे यहाँ डिफेंस का सामान बनाइए, आप 74% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव अहेड टू दिस आर्टिकल, और ये कौन सा आर्टिकल है, द बिहार असेंबली इलेक्शन चैलेंज। ऑलराइट, जल्दी से इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें, हमारे वर्ड्स कैसे रिवाइज हो रहे हैं। इन एन एरा गॉन बाई, एक एरा जो गुजर गया, एक युग जो गुजर गया, और उस कौन सा युग,
प्री कोविड 19। तो उस युग के बारे में क्या कह रहा है, उस युग के बारे में क्या कह रहा है? इलेक्शंस वर सिनोनिमस विद क्राउड्स, मतलब इलेक्शंस का मतलब ही होता था क्राउड्स, चुनाव का मतलब ही भीड़, सिनोनिमस विद क्राउड्स। पार्टीज वर कंसर्न्ड अबाउट हाउ टू गेट देयर मैसेज आउट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वोटर्स। पार्टीज जो थी पहले किस चीज़ के लिए कंसर्न रहती थी, किस चीज़ के लिए चिंतित रहती थी, किस चीज़ के बारे में सोचती थी कि कैसे अपना मैसेज बाहर ले जाएंगे, कैसे अपना मैसेज पहुंचाएंगे सबको, किस चीज़ के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वोटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, यूजिंग अ रेंज ऑफ कैंपेन टेक्निक्स, बहुत सारा कैंपेन टेक्निक्स को यूज करके, स्पेशली रैलीज। दे वर फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग, वो इस चीज़ पे फोकस, वो क्या चीज़ सुनिश्चित करने पे फोकस रहते थे, दैट पार्टी कैंडिडेट्स कुड एस्टैब्लिश अ पर्सनल कनेक्ट विद वोटर्स, कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल कनेक्ट बना लें। बट इन दिस न्यू एरा, अब ये जो नया एरा है, नया युग है, इसको कौन सा युग बोला? पोस्ट कोविड 19। इलेक्शंस आर बिकमिंग सिनोनिमस विद डिजिटल कनेक्टिविटी। अब इलेक्शंस का मतलब क्या हो रहा है? पहले इलेक्शंस किसके साथ सिनोनिमस थे? क्राउड्स के साथ, मतलब इलेक्शन का मतलब ही भीड़। अभी इलेक्शन किस चीज़ के साथ सिनोनिमस हो रहा है? विद डिजिटल कनेक्टिविटी। अब इलेक्शन का मतलब ही है वर्चुअल रैली, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़। Parties are primarily concerned about whether they have the digital tools to communicate their campaign message and whether voters are digitally equipped to access these messages. देखो जरा कितना अच्छा लाइन लिखा है। Parties are primarily concerned, पार्टियों का प्राइमरी चिंता, जो मूल चिंता है, जो मूल सोचने का विषय है, वो क्या है? किस बारे में वो कंसर्न है? कि whether they have the digital tools, कि क्या उनके पास डिजिटल टूल्स हैं अपने कैंपेन को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने कैंपेन मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, और वेदर वोटर्स आर डिजिटली इक्विप्ड, और क्या वोटर्स डिजिटली इक्विप्ड हैं, डिजिटल रूप से मतलब सशक्त हैं इन मैसेजेस को एक्सेस करने के लिए, इन मैसेजेस को देखने के लिए, ये मैसेजेस पाने के लिए। ठीक है ना? किसी चीज़ का इक्विपमेंट से आप लैस हैं तो आप क्या हैं? इक्विप्ड हैं। ओके। The change in the nature of political communication is most starkly being felt in Bihar. देखो, starkly, most starkly being felt in Bihar के जगह पे क्या लिखेंगे हम? most vividly being felt, मतलब सबसे अच्छे तरीके से, जो stark contrast पढ़े हो आप, stark रियलिटी का मतलब जो एकदम रियलिटी, जो एकदम विजिबल है। तो कहता है कि ये जो चेंज है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के नेचर में, यह सबसे ज़्यादा क्लियर रूप से, मोस्ट स्टार्कली बिहार में फील किया जा रहा है। द फर्स्ट स्टेट दैट विल होल्ड असेंबली पोल्स इन दिस ईयर ऑफ द पैंडेमिक, पहला स्टेट जो असेंबली पोल्स होल्ड करेगा, जिसमें चुनाव होल्ड करेंगे इस पैंडेमिक के साल में। As a story in this newspaper on Monday pointed out, Bihar's जैसा कि एक रिपोर्ट इस न्यूज़पेपर में मंडे को पॉइंट आउट कर रहा था, दिखा रहा था, एक रिपोर्ट, स्टोरी का मतलब कहानी, रिपोर्ट, कि बिहार टेली डेंसिटी, बिहार का जो टेलीकॉम डेंसिटी है, द नंबर ऑफ पीपल कनेक्शंस पर 100 पीपल। टेली डेंसिटी क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया गया? द नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस पर 100 पीपल, 100 लोगों में कितने लोगों के पास टेलीफोन का कनेक्शन है, ये टेली डेंसिटी है। तो बिहार का टेली डेंसिटी एट द एंड ऑफ 2019 वाज 59, व्हाइल इट वाज 89 नेशनली। अगर राष्ट्र के आधार पर देखा जाए, अगर इंडिया को ओवरऑल देखा जाए, तो इंडिया में 100 लोगों में से 89 के पास है मोबाइल फ़ोन, लेकिन बिहार में सिर्फ 59 के पास है। अपना बिहार, बढ़ता बिहार। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट कहाँ तक पेनिट्रेट कर किया है, मतलब कि कहाँ तक घुस चुका है, कहाँ तक पहुँच चुका है। जो नीडल होता है वो आपके टिश्यू में क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। ठीक है ना? तो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, मतलब इंटरनेट कहाँ तक पहुँच चुका है। बिहार हैड 32 इंटरनेट सब्सक्राइबर्स पर 100 पीपल, while nationally there were 54 सब्सक्राइबर पर 100 पीपल। इंटरनेट पेनिट्रेशन मतलब इंटरनेट कहाँ तक पहुँच चुका है, उस मामले में बिहार के पास हर 100 आदमी के
में 32 आदमी के पास इंटरनेट पेनिट्रेशन है, जबकि अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 54 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। 61% women and 36% men in Bihar also have no access to mass media. 61% women और 36% men जो हैं बिहार में, उनको मास मीडिया का भी एक्सेस नहीं है। मतलब वो मास मीडिया जैसे टेलीविज़न और ये सारी चीज़ें, इनको भी एक्सेस नहीं है। मतलब ये भी नहीं है उनके पास, एक्सेस नहीं है। मतलब अगर आपको टीवी का एक्सेस है, मतलब आप टीवी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर का एक्सेस है, मतलब न्यूज़पेपर आपको मिल रहा है। Alright, all of this means that both parties and citizens will face challenges. इन सारों का मतलब तो यही निकलता है कि पार्टियां भी और नागरिक भी क्या करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे। It will not be easy for political formations across the divide to reach out to voters, especially those who belong to marginalized groups and live in remote areas. क्या कहता है कि आसान नहीं होगा ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के लिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और अलायंसेस के लिए, अक्रॉस द डिवाइड, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी फॉर्मेशन हो, उनको वोटर्स को रीच आउट करना, वोटर्स के पास पहुंचना आसान नहीं होगा। खास करके वैसे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं और रिमोट एरियाज़, दूर दराज के एरियाज़ में रहते हैं। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स क्या होता है ये तो आपको क्लियर है ना। अगर आपको क्लियर है, गो अहेड एंड राइट ए येस इन द कमेंट बॉक्स। इट विल ऑल्सो नॉट बी ईजी फॉर सिटीजन्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर कैंडिडेट्स एंड पार्टीज। सिटीजन्स के लिए भी आसान नहीं होगा कि बढ़िया समझदारी भरा फैसला, जानकारी भरा फैसला, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जानकारी के आधार पर फैसला ले सके अपने कैंडिडेट और अपने पार्टियों के बारे में। इलेक्शंस आर नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, बट इंश्योरिंग एक्सेस is as necessary for enabling citizens to make choices. कहता है इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी में जरूरी है ही, लेकिन किसी को एक्सेस इंश्योर कराना, किसी को, लोगों को सुनिश्चित कराना हो एक्सेस मतलब एक्सेस टू मीडिया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एज नेसेसरी, वो भी उतना ही जरूरी है। किस चीज़ के लिए? सिटीजन्स को इनेबल करने के लिए। और सिटीजन्स को इनेबल क्यों करना है? ताकि वो अपना चॉइसेस बना सकें। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड राइट्स। जब भी आप दो चीज़ के बीच में बैलेंस बनाते हो ना, तो हम लोग स्ट्राइक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वर्ड का? स्ट्राइक वर्ड का। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम, स्ट्राइक अ बैलेंस between your personal and professional life. So strike a balance between safety and rights. All right, so that will be all in today's session. I believe it is 32 minutes. So you see I was unable to read the business page, but you can go ahead, you can read any page, anything. If you have any problem, just take a snap, send it to me on WhatsApp or in the comment box. I will discuss it for you. All right, so thank you very much for watching this session, guys. Have a nice day, enjoy.